तो दो तरह के मोशन होते हैं, एक तो ट्रांसलेशन मोशन और एक रोटेशनल मोशन। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है, सेंटर ऑफ मास मूव करता है, और रोटेशन मोशन में सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करता, डजंट मूव। लेकिन फिर भी दो तरह से कैसे हो सकते हैं। रोटेशन मोशन उसको ही बोल देते हैं जिसमें सेंटर ऑफ मास मूव करे। रोटेशन मोशन की अपनी जो डेफिनेशन है वो तो ये है कि पैरेलल कोई लाइन अगर हमने ड्रॉ की है तो वो चेंज ना हो, जैसे हम पहले पढ़ चुके, मतलब वो पैरेलल नहीं रहे अपने आप से, तो वो रोटेशन अगर पैरेलल रहेगी तो रोटेशन नहीं है। जैसे मान लो कोई लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी है, ऐसे जा रहा था, तो ये लाइन अपने आप से पैरेलल ही रही ना, तो रोटेशन नहीं है। लेकिन अगर पैरेलल नहीं रहती तो फिर रोटेशन मोशन है। तो अब रोटेशन मोशन भी अब टू टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, टू टाइप्स, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड जनरल रिजिड बॉडी मोशन। फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन में क्या होता है कि जो एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है वो सेम रहता है। जैसे इसमें आ जाता है हिंज टाइप प्रॉब्लम्स। हिंज टाइप, इसमें क्या है कि फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है। जैसे मान लो ये रॉड है तो ये ऐसे रोटेट करती है, मान लो, तो फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, ऐसे रोटेट करेगी, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। अच्छा, जनरल रिजिड बॉडी मोशन में क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसमें फिक्स है, ये मूव नहीं कर रहा ना, यहीं पर ही है। जनरल रिजिड बॉडी में एक्सिस ऑफ रोटेशन मूव करता है। जैसे मान लो ये ओमेगा, ये चल भी रही है और घूम भी रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रही है ना, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जब घूम रही है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, थोड़ी देर बाद ये यहां आ गई, तो यहां पर क्या हुआ, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां आ गया, तो फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब मूव कर रहा है, इसमें मूव नहीं करता। अच्छा, अब इसको हम कह देते हैं कि भाई जीआरबीएम को कंबाइंड टी प्लस आर मोशन बोल दो, तो वो नहीं बोल सकते। टी प्लस आर मोशन तो ये भी है, ये भी है, दोनों में एग्जांपल मिल जाएगा टी प्लस आर का। ये भी तो टी प्लस आर मोशन है, क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, तो ट्रांसलेशन है इसमें, और रोटेशन भी है। रोटेशन के लिए क्या होना चाहिए, एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, थोड़ी देर बाद ये ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, तो ये लाइन ऐसे, तो क्या पैरेलल रही है लाइन, नहीं रही, तो इसका मतलब रोटेशन तो हो रहा है, रोटेशन मोशन भी है इसमें, और ट्रांसलेशन भी है। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास यहां से थोड़ी देर बाद यहां पहुंच गया, तो ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों है इसमें, तो ये भी कंबाइंड टी प्लस आर है। तो डिफरेंशिएट कैसे करोगे, ये अलग ये अलग, तो इसको डिफरेंशिएट किया गया फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल के, कि भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसमें फिक्स रहे, तो रोटेशन तो इसमें भी है और इसमें भी है, रोटेशन मोशन। हाँ, प्योर रोटेशन नहीं बोल सकते क्योंकि ट्रांसलेशन भी है, ट्रांसलेशन इसमें भी है इसमें भी है, तो दोनों में क्या है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। लेकिन अलग कैसे करोगे इसको, दोनों मोशंस को, तो इस बेस पे किया कि भाई इसमें तो फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसमें जनरल बॉडी रिजिड मोशन है, इसमें जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो मूव कर रहा है, तो इस वे से हम इसको डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो इन वाले क्वेश्चंस के लिए भी हम चार चीजें स्टडी करेंगे और इन वालों के लिए भी चार ही चीज स्टडी करेंगे। एफएओआर के लिए भी चार चीज पता होनी चाहिए और जीआरबीएम के लिए भी। क्या है वो चार चीजें, पहला है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम क्या सीखेंगे, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल्स। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन लिखना पार्टिकल्स का। सेकेंड है एनर्जी लिखना, काइनेटिक एनर्जी लिखना ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स किसके, पार्टिकल्स ऑफ बॉडी विच इज परफॉर्मिंग एफएओआर एंड जीआरबीएम। तो दोनों केस में जो बॉडी है उसमें जो पार्टिकल्स है उनकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन लिखना, तो काइनेमेटिक्स पार्ट हो गया। काइनेटिक एनर्जी लिखना, ये वाला पार्ट हो गया। फिर एंगुलर मोमेंटम लिखना उन पार्टिकल्स का, ऑफ पार्टिकल्स। तो और चौथा क्या है, डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में क्या आ जाता है, सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशन, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन रोटेशन में वो क्या होता है, टॉर्क लिखना।
लीनियर मोशन में क्या हो जाता है, वो फोर्स लिखना। अब यहां क्या हो जाएगा, सेकंड लॉ न्यूटन का, टॉर्क लिखना। तो टॉर्क लिखना, एंगुलर मोमेंटम हम डिनोट करते हैं एल से, और ये टॉर्क टाउ से। तो ये चारों चीजें फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए भी हमें लिखनी आनी चाहिए, और जनरल रिजिड बॉडी मोशन के लिए भी लिखनी आनी चाहिए। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे FAR से। तो FAR में अगर वेलोसिटी लिखनी है मुझे, अब ये FAR है ना, तो इसमें कैसे लिखूंगा, या एक जनरल केस ले लेता हूं, बॉडी। मान लो ये बॉडी है, इस पॉइंट के अबाउट ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है, और बॉडी ऐसे घूम रही है, या ऊपर की तरफ ले लो, ऐसे घूम रही है। ठीक, तो अब इसमें वेलोसिटी, अब ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, इनकी वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, काइनेमेटिक्स में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन लिखते हैं ना पार्टिकल्स की। तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ये r1 पे है ये पार्टिकल, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, r1 ओमेगा, परपेंडिकुलर टू दिस ना, हाँ, तो r1 ओमेगा, ये वेलोसिटी v1 होगी। इस पार्टिकल की क्या वेलोसिटी हो जाएगी, ये r2 से है, r2 दूरी पे है, ये हो गया v2, दिस इज r2 ओमेगा। ये r3 दूरी पे है, इसकी क्या हो जाएगी, v3, दैट इज इक्वल टू r3 ओमेगा, एंड सो ऑन। तो वेलोसिटी तो ऐसे लिखी गई हर पार्टिकल की। अच्छा, अब एक्सेलरेशन कैसे लिखोगे, एक्सेलरेशन लिखने की, एक्सेलरेशन जो होती है वो दो होती है, एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये ऐसे सर्कल, हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है ना, तो एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ए टेंजेंशियल बोल देते हैं, और एक होती है रेडियल एक्सेलरेशन, ए रेडियल बोल देते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या है, अंडर रूट ऑफ ए टेंजेंशियल प्लस ए रेडियल का स्क्वायर, ए टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस ए रेडियल का स्क्वायर इज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल के लिए ये है। तो ए टेंजेंशियल क्या होता है, आर अल्फा। अब ये ओमेगा से और अल्फा से घूम रहा था, तभी तो ये आर ओमेगा ये लिखा। तो ए टेंजेंशियल क्या हो जाएगा, ए टेंजेंशियल इज आर अल्फा एंड ए रेडियल इज आर ओमेगा स्क्वायर। अब ये कौन सा पार्टिकल था, सेकेंड, तो R2 अल्फा और R2 ओमेगा स्क्वायर। तो टेंजेंशियल को कैसे लिख सकते हैं, पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल P की हमें लिखनी है, तो ए टेंजेंशियल उसका R अल्फा प्लस रेडियल क्या हो जाएगा, रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं इसको, तो दिस इज R ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो जाता है। अच्छा, तो ये काइनेमेटिक्स पार्ट हो गया। अब एनर्जी कैसे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी। अब एनर्जी लिखने, एनर्जी ऑफ दिस बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉडी, इसके पार्टिकल से ही तो काइनेटिक एनर्जी है। तो हर काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ दिस बॉडी। तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की क्या है, हाफ m1 v1 स्क्वायर। ये पार्टिकल मान लो m1 था, ये m2 था, ये m3 था, ठीक, तो हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो हाफ m1 v1 कितना हो जाएगा, r1 ओमेगा। ओमेगा तो हर पार्टिकल की सेम है ना, जो हमारे एंगुलर वेरिएबल्स होते हैं ना, ओमेगा, अल्फा, थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, ये पूरी बॉडी के एक ही होते हैं, पूरी बॉडी के लिए हम डिफाइन करते हैं इनको। लेकिन जो लीनियर वेरिएबल्स हैं, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब के अलग बॉडी के लिए हम ये डिफाइन नहीं करते। क्यों, क्योंकि ये चीजें, डिस्प्लेसमेंट क्या है ये, तो ये चीजें जो है क्यों नहीं करते हैं बॉडी के लिए डिफाइन, क्योंकि हर पार्टिकल की वेलोसिटी अलग है, एक्सेलरेशन अलग है, डिस्प्लेसमेंट अलग है। जैसे मान लो इसकी डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, इसकी थोड़ी देर बाद इधर हुई, इसकी इधर हुई, वेलोसिटी भी सबकी क्या है, अलग अलग है। तो बॉडी की कैसे वेलोसिटी बताओगे, इसी तरह एक्सेलरेशन सबकी अलग है, डिस्प्लेसमेंट सबकी अलग है। तो पूरी बॉडी की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट नहीं बता सकते, लेकिन एंगुलर वेरिएबल्स पूरी बॉडी के बता सकते हैं। हर पार्टिकल ओमेगा से घूम रहा है, इसलिए बॉडी के लिए हम एंगुलर वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं। ये भी थीटा से गया आगे, ये क्योंकि सबकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा, तो डी थीटा बाई डी टी पर सेकेंड में सब डी थीटा ही रोटेट करेंगे।
तो ये भी सेम एंगुलर एक्सेलरेशन और ओमेगा ये भी सेम हर पार्टिकल के। तो पूरी बॉडी के लिए एंगुलर वेरिएबल हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सब पे अलग अलग वेलोसिटी एक्सेलरेशन है। तो ये हो गया हाफ m2 और v2 कितना हो गया r2 ओमेगा, v2 इज r2 ओमेगा का स्क्वायर, तो एंड सो ऑन। तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू हाफ, अंदर आ जाएगा m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ऐसे चलता जाएगा। यहां से मैं ओमेगा कॉमन लेसन निकाल सकता हूं, तो ओमेगा मैंने कॉमन निकाल ली, ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर मेरा कॉमन आ गया। तो अब ये जो क्वांटिटी है इसको हम बोल देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, आई अबाउट हिंज। क्योंकि ये बोलना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये बड़ी एब्सर्ड सी बात है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट होता है, तो इनफाइनाइट टाइप वैल्यूज हो सकती है इसकी। क्यों? क्योंकि हम इनफाइनाइट हमारे एक्सिस हो सकते हैं, मैं इसके अबाउट घुमा दूं, मैं यहां घुमा दूं, मैं पूरी बॉडी को यहां पे इसके अबाउट घुमा दूं, तो इनफाइनाइट एक्सिस आर पॉसिबल, और हर एक्सिस के पे घूमने का एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो इनफाइनाइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉसिबल है, डिपेंड ऑन द हमने कौन सा एक्सिस चूज किया। तो आई, ये इसको मैंने हिंज बोल दिया, तो हाफ आई ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस अबाउट हिंज, तो पॉइंट के अबाउट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो दिस इज ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये घूम रही थी ना खाली, तो अब इसको काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी क्या है यहां पर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोल देते हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, हर पार्टिकल की एनर्जी कितनी होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ऐड कर दी हर पार्टिकल की, तो ये आ गया। अच्छा, अब ये आई एच, तो ये डिपेंड करता है शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। मान लो बॉडी को मैं सिकोड़ दूं, तो हर पार्टिकल के ये आर चेंज हो गए ना, तो ये चेंज हो जाएगा। एक्सपेंड कर दूं तो चेंज हो जाएगा, अगर मैं एक्सिस चेंज कर दूं तो ये चेंज हो जाएगा। तो डिपेंड ऑन शेप एंड साइज। अब जैसे मान लो रॉड होती है, रॉड का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, ये रॉड है, इसके अबाउट अगर घुमाऊंगा, एक्सिस ऐसे है, तो ऐसे अगर घुमाऊंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता था, ml²/3, और अगर इसको ऐसे घुमाऊंगा तो मोमेंट ऑफ बीच में से ऐसे घुमाऊंगा तो कितना आता था, ml²/12। अब देखो यहां पर एक्सिस था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आया, मिडल से पास कर रहा है, एंड से पास कर रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आया। क्यों? क्योंकि आर जो डिस्टेंसेज है पार्टिकल्स के m1 m2 के, वो बढ़ गए, r1 r2 r3 बढ़ गए ना। यहां पे लेता हूं तो एक्सिस से लेते हैं, ये r1 r2 r3 परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज होते हैं पार्टिकल्स के, तो ये बढ़ गए, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। लेकिन अगर यहां से लिया तो r1 r2 कम थे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम आया। तो ये होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी की। जो फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूम रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, अब थर्ड चीज क्या थी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन में। फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए काइनेमेटिक्स पार्ट भी हो गया, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। थर्ड था हमारा एंगुलर मोमेंटम, डिनोटेड बाय एल, एल इन केस ऑफ फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एल कैसे निकालते हैं ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एल निकालना डिराइव करेंगे पूरा, पार्टिकल के लिए कैसे एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, बॉडी के लिए कैसे निकालते हैं किसी पॉइंट के अबाउट, ये भी किसी पॉइंट के अबाउट होता है। अच्छा, चौथा था टॉर्क। टॉर्क कैसे डिफाइन होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, जैसे फोर्स कैसे होती थी, फोर्स होती थी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम dp/dt, और ये टॉर्क कैसे होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो dl/dt। तो ये भी एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के अबाउट होगा, तो उसी पॉइंट के अबाउट ये टॉर्क होगी। जैसे एंगुलर मोमेंटम ए के अबाउट है, पॉइंट ए, तो टॉर्क भी पॉइंट अबाउट पॉइंट ए लिखेंगे। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी किसी पॉइंट के अबाउट बॉडी घूमती है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाता है उसको। तो ये क्या हो जाता है, आई अल्फा। आई अल्फा हमेशा नहीं होता, जब एल ए इज इक्वल टू आई ए ओमेगा होगा। इस फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन में क्या होता है, आई एच, अगर एच के हिंज के अबाउट ले रहे हैं, हिंज पॉइंट को मान लो मैंने ए पॉइंट बोल दिया, तो एल ए कितना हो गया,
मोमेंट ऑफ आई ए ओमेगा, तो डी एल ए बाई डी टी क्या हो जाएगा इस केस में, आई ए तो कांस्टेंट है, डी ओमेगा बाई डी टी इज अल्फा, दिस इज अल्फा। तो ये टॉर्क आ गया। टॉर्क तो इजीली इससे निकल जाता है। और एंगुलर मोमेंटम हम डिराइव करना सीखेंगे, पार्टिकल के लिए भी, बॉडी के लिए भी। बॉडी के एक्सिस के अबाउट कैसे एंगुलर मोमेंटम निकलेगा और किसी पॉइंट के अबाउट कैसे निकलेगा, ये हम एंगुलर मोमेंटम वाले केस में करेंगे। अच्छा, इन चारों से रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं। जैसे काइनेमेटिक्स पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन पे क्वेश्चन हो गया, काइनेटिक एनर्जी पे क्वेश्चन हो जाएगा, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन की बात कर रहा हूं। एंगुलर मोमेंटम पे क्वेश्चन हो जाएगा, टॉर्क पे डायनेमिक्स को डायनेमिक्स पार्ट बोलते हैं, डायनेमिक्स पे क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये हम फिर फर्दर जैसे इसका डिराइव कर लिया हमने पूरा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इसमें कोलिजन वाले आ जाते हैं, इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इसको तो डिराइव हो ही जाएगा, इससे आसानी से ये आ गया, डिराइव तो कर ही लिया। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन जो कर रहे हैं बॉडी, उसमें काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस, ये हम क्वेश्चंस पार्ट में करेंगे। अच्छा, इसमें जैसे ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे लिखते थे हम, काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी फिक्स्ड एक्सिस और रोटेशन में, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये अगर जैसे मान लो लीनियर मोशन होता है, तो उसमें अगर मास ज्यादा होता है तो उसको मूव करना मुश्किल होता है। इसी तरह से रोटेशन के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज्यादा होगा तो उसको रोटेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो दिस आई प्लेज द रोल ऑफ मास इन रोटेशन। रोटेशन में मास का रोल कौन प्ले करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई प्लेज द रोल ऑफ मास इन रोटेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन में जैसे मास ज्यादा होता है तो उसको मूव करना मुश्किल होता है, तो रोटेशन मोशन में जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सिस के अबाउट ज्यादा होगा उसके अबाउट इसको घुमाना मुश्किल होगा। तो दिस इज काउंटर पार्ट ऑफ दिस इन रोटेशन। तो अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम डिराइव करना और फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे।